चंद्रमोहन जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कुल मिलाकर ओबीसी वोट बैंक और उस वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता 2024 का चुनाव, कुल मिलाकर एक क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है। सर, अमित शाह जहां पर मौजूद थे ओबीसी सम्मेलन में, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है इसके साथ, लेकिन आप और आपका पूरा का पूरा अलायंस ओबीसी को लेकर खुद को हितैषी बताता रहा है। इस पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है और कांग्रेस को क्या लगता है कि ओबीसी वोट बैंक उनके साथ इंटैक्ट है या फिर नहीं है? देखिए पूर्णिमा जी, कांग्रेस का स्टैंड तो इस बात से साबित होता है कि अगर जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी इसकी भागीदारी की बात राहुल गांधी करते हैं तो उसी की के ऊपर भाजपा को आगे आना पड़ जाता है। और भाजपा को तब आके कहना पड़ता है, देश के प्रधानमंत्री को अपनी जाति फिर ओबीसी से करते करते गरीब तक आनी पड़ जाती है कि देश के अंदर कोई जाति नहीं है, सबसे बड़ी जाति गरीब है। तो ये इम्पैक्ट है विपक्ष की आवाज का कि सत्ता जो आंखें बंद कर बहरी हो रखी थी, उसको कम से कम देश की ओबीसी और जो निम्न वर्ग की जो तादाद है, जो अनदेखी करी गई 10 सालों में, उसके लिए जागरूकता पैदा करी विपक्ष के एक प्रश्नों ने। और सत्ता पक्ष आकर उसके ऊपर आज आके अगर बात करता तो एक सराहनीय है। अब विषय क्या आता है कि बहुत टाइम बाद हर परिवार को परिवारवाद कहने की बात भाजपा के नेता और भाजपा के शीर्ष नेताओं को याद आती है, लेकिन उसी परिवारवाद के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी के साथ उनके दल के नेताओं के द्वारा किया गया अत्याचार, मूत्र विसर्जन कर देना, चढ़ते हुए घोड़े से नीचे उतार देना और शिक्षा का भाग नहीं लेने देना, क्या वो परिवार का हिस्सा नहीं है? क्या वो भाजपा के बड़े नेताओं को दिखता नहीं है कि परिवार के मेरे लोगों के साथ किस तरह की अनदेखी करी गई है? तो जहां झूठ और परपंच और झूठ सिर्फ अपने लिए बोला जाए और देश की हित का नासान करा जाए, तो वहां पर देश के अंदर जाति की बात करने की स्वाभाविक सत्ता पक्ष को याद आती है। वो आज साबित होता है इस बात से। ठीक है, आज ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुझे नेहरू जी का वो पत्र भी याद आ जाता है जिसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं देने की बात करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपकी बातों से मुझे सही मायनों में ये समझना चाहिए कि आप लोग ओबीसी के हितैषी हैं, या फिर मुझे ये समझना चाहिए कि मजबूरी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए है कि भाई ओबीसी हितैषी होने की बात तो करनी पड़ेगी चंद्रमोहन शर्मा जी, वरना काम नहीं चलेगा। मैं इसमें 30 सेकंड का एक जवाब दे देता हूं। देखिए, बहुत देर कर दी सनम आते आते। 70 साल कर 65 साल के शासन काल के अंदर अब जाके नेहरू जी का कोई पत्र याद आया? झूठ और झूठ, कोरा झूठ। लेकिन कब याद आया सत्ता पक्ष को? जब सत्ता पक्ष गिरता नजर आया। जब अपनी नाकामियों और कमियों को छुपाना होता है, सत्ता पक्ष पीछे क्यों चला जाता है? जब वो इतिहास का मुकाबला नहीं कर सकता तो वर्तमान की परिपाटी के ऊपर वर्तमान पर रहकर क्यों नहीं भविष्य की बात करता? जवाब दे मुझे कोई भी भाजपा का नेता। बताइए सिद्धार्थ यादव जी, क्रेडिट पॉलिटिक्स ओबीसी को लेकर वाकई में तो ये नहीं है कि बहुत देर कर दी सनम आते आते? प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी वर्ग का बताते हैं तो राहुल गांधी उन पर हमला बोलते हैं, ये कह देते हैं कि बिना कुछ किए ही उन्होंने ये टैग ले लिया है, और अब कहते हैं कि मैं ओबीसी का हितैषी हूं। पूर्णिमा जी, बिल्कुल एक शेर उन्होंने ठीक पढ़ा चंद्रमोहन जी ने, बहुत देर कर दी सनम आते आते, क्योंकि राहुल जी को भी ओबीसी की याद तभी आई जब वो विपक्ष में चले गए। इतने समय से जब आप सत्ता में थे तब तो आपको याद ही नहीं आई थी। जब इस देश में देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग का बन गया तब आपको ओबीसी की याद आई। जब इस देश में सबसे ज्यादा ओबीसी के कैबिनेट मंत्री बने तब आपको ओबीसी वर्ग की याद आई। जब इस देश में ओबीसी वर्ग के एक नेशनल आयोग को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को इस देश की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दे दिया, तब आपको ओबीसी की याद आई। और मैं आपको याद दिला दूं पूर्णिमा जी, जब हमारी सरकार 2017 में एनसीबीसी का बिल लेकर के आई थी तो यही विपक्ष की पार्टियां थी, यही कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने सदन के पटल पर उसका विरोध किया था। और आज ये आके बड़ी बड़ी बातें बताते हैं क्योंकि किसी ने आकर के सिखा दिया कि ओबीसी नाम का भी एक वर्ग था। इससे पहले आप कहां थे? कब आपने चिंता करी? जब ओबीसी वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री लेकर के आए, उनको प्रतिनिधित्व देने की बात वो लेकर के आए, जब उनकी सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स वो लेकर के आए, जब उनको सबसे ज्यादा शिक्षा में अवसर वो लेकर के आए, तब आपको याद आई। एम्स में, नीट में कभी ओबीसी का आरक्षण आपने नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद पहली बार वहां पे 27% आरक्षण मिलने लगा, तब ये लोग ओबीसी की बात करने लगे। ये तो नए नए आए हैं, पर बहुत देरी से आए हैं। अरे आपने तो देश में 60 साल तक राज किया था, इन 60 सालों में कभी आप ओबीसी वर्ग के लिए कुछ कर लेते? और आज अपने पढ़नाना की बात को झुटलाने पे आ गए। अरे उनने तो कोई पत्र ही नहीं लिखा था,
उन्होंने यहां तक भी लिखा था कि अगर इस देश की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को, SC ST को अगर सरकारी नौकरियों में अवसर दिया जाएगा, मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि ये नौकरी का स्तर गिरा देगा। ये आपकी मानसिकता थी, पर आप इसको कैसे मान लेंगे? क्योंकि कुकर में पुराने इतने सारे हैं कि अगर मानने पे चले गए तो जो हालत आज है उससे भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। और इस देश की जनता बार बार आपके कुकर्मों को याद रखते हुए आपको जवाब देती है, इलेक्शन में अपना मैंडेट देती है, पर आप उस बात को मान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। अगर वास्तव में ओबीसी की चिंता करनी है तो ओबीसी वर्ग के लिए कुछ सोचिए। ओबीसी और ओबीसी के आरक्षण की बात सिद्धार्थ जी कहां से शुरू हुई थी? विंध्य से शुरू हुई थी ना। सबसे पहले अगर ओबीसी को आरक्षण देने की बात हुई थी तो विंध्य से हुई थी। विंध्य से अर्जुन सिंह की तरफ से इसकी बात की शुरुआत हुई थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी उसी पटरी पर लौट रही है ना जहां से उसने शुरुआत की थी। बीजेपी इसमें बीच में अपना रास्ता कहां पर खोज रही है? हमारे पूर्णिमा जी ये किसी पटरी पे नहीं लौट रहे। अगर ये अपने पटरी पे लौट गए तो ये सारे पिछड़ों का और वंचितों का हक छीन ले जाएंगे। हमने इस बात की शुरुआत करी सरकार बनने के बाद, सबका साथ सबका विकास। ये नारा तो ये कभी बोल ही नहीं पाए। ये तो वैसों भी नारों की ही सरकार चलाते थे, कहते रहे गरीबी हटाओ, पर कभी हटाई नहीं। ये तो कहते थे ना जात पे ना हाथ पे मोहर लगेगी हाथ पे, ऐसा ही बोलते थे ना। और उसके बाद आज आप बात करते हैं कि हम हितैषी थे। कौन सी पटरी थी इनकी? इस देश में पहली बार पिछड़े वर्ग को अपॉर्चुनिटीज मिल पाई हैं। पहली बार ओबीसी वर्ग अपना मात्र सिर्फ प्रतिनिधित्व तो नहीं देख पा रहा है, वो अपने लिए अवसर तलाश पा रहा है, वो उन अवसरों पर खड़ा हो पा रहा है। आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सबसे ज्यादा अगर कोई वर्ग परफॉर्म करके दिखा पा रहा है, खुल करके वहां पे पढ़ाई शिक्षा ले पा रहा है, आगे नौकरियों में अपने लिए अवसर ढूंढ पा रहा है, तो वो पिछड़ा वर्ग है। और वो किसके नेतृत्व में हो पाया? इस देश के एक पिछड़े प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। पर मैं पूर्णिमा जी 10 सेकंड की बात पूरी करूंगा। इनकी घृणा देखिए उस पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री से। उनकी जात पर जाएंगे, आज आपकी डिबेट में भी जाएंगे, कह देता हूं मैं, उनकी पूरी जाति पर जाएंगे, उनके परिवार पर जाएंगे, कहेंगे वो तो सच्चे ही नहीं थे, इनने तो खुद को घोषित कर दिया। अरे पिछड़ों से इतनी घृणा मत रखिए। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता है सबका साथ सबका विकास, जो कहता है कि इस देश के हर वर्ग को साथ लेकर के चलूंगा और हर वर्ग के लिए काम करके दिखाता है। पर यह आपके लिए बहुत मुश्किल होगा पचाना, पर इस देश की राजनीति के लिए लेकिन बहुत अच्छा सिद्धार्थ जी देखिए ये तो तय नजर आ रहा है। और जरा हाजी नाजिम आपको लाते हुए कि ओबीसी को लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स की जबरदस्त होड़ है। आ रही हूं चंद्रमोहन जी, अपना काउंटर तैयार रखिएगा, आती हूं। बाकी मेहमानों को भी जरा एक एक राउंड में उनसे बातचीत करके आ जाऊं। क्रेडिट पॉलिटिक्स ओबीसी को लेकर लगातार मची हुई है। इससे पहले मुसलमान हमारा वोट बैंक है, इसको लेकर इंटैक्ट नजर आया। तो पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जरा बताइए, चाहे मुसलमान हो चाहे ओबीसी हो, ये वोट बैंक की तरह ट्रीट क्यों हो रहा है? क्या 2024 में इनके बगैर मुमकिन नहीं नजर आती है जीतती हुई कोई भी पार्टी? ये पता है कि ओबीसी को साधना जरूरी है। हाँ देखिए पूर्णिमा जी, मुझे आज मौलाना आज़ाद कलाम साहब का एक बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था कि भारत का बेहतर मुस्तकबिल बगैर मुसलमान के नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हकीकत बात है। अभी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि सबका साथ सबका विकास, अब ये बता दीजिए ओबीसी की आपने जो एक लिस्ट जारी करी थी, आपने 57% उसमें दिया। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपने 28 महिलाएं की जो लिस्ट जारी करी गई थी उसमें बता दीजिए 28 महिला में कौन नजमा नजर है, कौन सुल्ताना है, कौन फातिमा, मुझे तो आज तक नजर नहीं आई। लेकिन आप सब सुन तो लीजिए, इसको लेकर तो ये कभी मना ही नहीं करते ना। ये बताइए आप मेरे को, कभी बीजेपी ने ये कहा कि हम मुस्लिम कैंडिडेट्स की आप बात करेंगे ना? मैं कहती हूँ कभी आपको नजर आया? सिद्धार्थ जी भी इसको क्लैरिटी फैक्ट्स के साथ देंगे, लेकिन इन्होंने तो एक क्लेम ही नहीं किया ना सर कभी भी। पूर्णिमा जी देखिए मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। देखिए मेरी बात जब तक पूरी नहीं होगी तो पूरे देश को पता नहीं चलेगा। मैंने ये कहा कि हमेशा मोदी जी ये कहते थे कि मुस्लिम बहनों को अपनी बहन मानते थे, और थैंक यू मोदी जी भी कहा। तो मैं वही महिलाओं की बात करता हूं कि जब आपने 28 सीट जो महिलाओं के नाम पर करी गई, तो महिलाओं में कौन सी नजमा है, कौन सी रजिया है? तो वो कोई एक नाम नहीं आए। लेकिन आपको मुस्लिम वोट तो चाहिए। अरे सुन लीजिए, आपको मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन मुस्लिमों को हिस्सेदारी नहीं दे सकते। अरे अगर हिस्सेदारी अगर आप लोग देंगे तो भारत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए भारत का मुसलमान सब में आगे रहेगा। कैंडिडेट्स के पर्सपेक्टिव से आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को वो हिस्सेदारी नहीं देते, यही कह रहे हैं ना?